हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील यादव, डायरेक्टर ऑफ लक्ष्य एकेडमी इंदौर। आज हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटी, संविधान, और इसमें हम जो टॉपिक देख रहे हैं वो है भारत का राष्ट्रपति यानी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को आपको पढ़ने के लिए कुछ सामान्य बातों का पहले से नॉलेज होना चाहिए। देखिए क्या क्या याद रख सकते हैं। सबसे पहली बात आपको समझाएंगे कि तीन चीज़ें होती हैं, आपको मालूम भी होगा। एक होता है कार्यपालिका। कार्यपालिका कार्यपालिका यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसको एग्जीक्यूटिव। एक होती है एग्जीक्यूटिव। इसके बाद होता है विधायिका। विधायिका यानी इंग्लिश में होता है लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव एंड थर्ड इज न्यायपालिका। न्यायपालिका यानी जुडिशरी, इसको आप कहेंगे ये जुडिशरी है। तो ये जो तीन चीज़ें हैं, ये तीन शासन के तीन अंग है बेटा। ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट आप इसे कहते हैं। ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट यानी कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री हो, वहाँ पर जो शासन व्यवस्था है, रूलिंग सिस्टम है, ये रूलिंग सिस्टम इन तीनों के हाथों में होता है। तो हम कह सकते हैं ये शासन के तीन अंग है, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है। इसे ही आप लोग कहते हैं लोकतंत्र के तीन आधार हैं, तीन पिलर हैं ये डेमोक्रेसी के। अब हम बात करेंगे कि भाग 5 जो संविधान का भाग 5 है, भाग 5 में संघ के बारे में दिया गया है। संघ यानी यूनियन, इंग्लिश में यूनियन यानी सेंट्रल लेवल की बात की गई है। और ये जो भाग 5 है ये कुल मिला के आर्टिकल 52 से शुरू होता है तो आर्टिकल 151 तक चलता है। तो सबसे पहले तो ये आर्टिकल याद करिए। आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक आपका पूरा यूनियन यानी केंद्र के बारे में दिया गया है। अब जब इसमें आप अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले इसमें एग्जीक्यूटिव के बारे में बात की गई है। और एग्जीक्यूटिव का आर्टिकल आप लिखेंगे आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78 तक, ये आपको याद रखना होगा। आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78 तक हमारे संविधान में, भारत के संविधान में कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव के बारे में बात की गई है। दूसरा आपको याद रखना है कि लेजिस्लेटिव के बारे में आर्टिकल 79, जैसे ही 79 स्टार्ट होगा वैसे ही लेजिस्लेटिव यानी विधायिका के बारे में बात आएगी। तो आर्टिकल 79 से आप कहाँ तक जाएंगे? आप जाएंगे 123 से 123 यानी 123 तक जाएंगे। और 123 के बाद जैसे ही आपका आर्टिकल आएगा 124 से 147 तक की जब आप बात करेंगे तो इसमें आप जुडिशरी के बारे में देखते हो। तो आपको देख लिया है आपने। आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि आपका पूरा यूनियन दिया है आर्टिकल 151 तक और सर ने जुडिशरी को कहाँ लाके खत्म कर दिया है? 147 तक। तो एक छोटी सी बात और याद रखिए, इसके आगे 148 से लेकर 151, इट मीन्स 148, 148, 149, 150 और 151, ये जो चार आर्टिकल्स है बेटा, इस चार आर्टिकल्स में इंडियन के एक ऑफिसर है इंडिया में, सीएजी। सीएजी मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इनके बारे में ये चार आर्टिकल है। लास्ट एमपीपीएससी 2019 के एग्जाम में ये आर्टिकल आया है। इसमें आर्टिकल आया था 149 लास्ट एमपीपीएससी प्रीलिम्स में। तो आपको याद रखना ये है पूरा यूनियन की बात। तो इसको हल्का सा देख लीजिए। पहले हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव दी है, फिर लेजिस्लेटिव दी है एंड देन जुडिशरी दी है। एग्जीक्यूटिव का आर्टिकल आप ध्यान से रखेंगे 52 से 78। जैसे 79 स्टार्ट होगा इंडियन पार्लियामेंट की बातें शुरू हो जाएंगी और 123 तक जाएगा। एंड जैसे ही 124 होगा वैसे सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट हो जाएगा, इट मीन्स जुडिशरी, और वो जाएगा 147 तक। और जो चार आर्टिकल बचे आपके 148 से 151, इसमें आप सीएजी के बारे में बात करेंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन प्रेसिडेंट की। तो प्रेसिडेंट कहाँ मिलेंगे आपको? प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव में मिलेंगे। कार्यपालिका में भारतीय राष्ट्रपति की बात करेंगे। तो आज आप कार्यपालिका का ये डायग्राम आपके दिमाग में उतार लीजिए। कार्यपालिका जो डायग्राम बना रहा हूं इसको आप ध्यान से देखिए। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। मैं चार चीज़ों की बात करता हूं और मैं एग्जीक्यूटिव में इन चारों को किस किस नाम से जाना जाएगा। ये हैं आपके राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति सबसे ऊपर दिए गए हैं।
ये जो चित्र है बेटा, ये एग्जीक्यूटिव का चित्र है। एग्जीक्यूटिव में सबसे हेड दिख रहे हैं आपको, सबसे ऊपर की पोस्ट इंडियन प्रेसिडेंट की है, ये इंडियन प्रेसिडेंट है। देन इनके बाद स्थान आता है वाइस प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट यानी भारत के उपराष्ट्रपति। इसके बाद तीसरी पोजीशन आती है आपकी COM यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद। जो आपके भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इनके साथ जो भी मंत्री हैं, इन सभी की मंत्री परिषद के बारे में आप बात करेंगे। एंड फोर्थ में आपको ध्यान रखना है AGI। AGI एक ऑफिसर है बेटा, जिसका मतलब है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो आपको ये भी याद रखना है कि हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव में हम क्या क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रेसिडेंट पढ़ते हैं, फिर वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के बारे में जानेंगे। इसी में आप प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एंड फोर्थ इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत का महान्यायवादी। ये तो हो गई सामान्य बात है कि एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होता है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जो मुख्य टॉपिक पे, वो टॉपिक है इंडिया का प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है, जरा ध्यान देंगे, सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे। अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूं, एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करने जा रहा हूं। और आप देख चुके हैं 52 से लेकर 78 तक आप इन चारों लोगों को देखते हैं। किन चारों लोगों को? प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये चार चीजें आप ध्यान रखेंगे। अब आपको इसमें बता दें कि जो भारत का संविधान है बेटा, उसमें आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 73, आर्टिकल 52 से आर्टिकल 73 तक ये एक हेडिंग डली है। और इस हेडिंग में एक नहीं 2 पोस्ट को कवर किया गया है, 2 ऑफिस को। इस हेडिंग का नाम है इंडियन प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। इसका मतलब यह है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हेडिंग दिया गया है, वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों को एक ही हेडिंग में रखा गया है। और वो हेडिंग कहां से कहां तक जा रहा है? आर्टिकल 52 से आर्टिकल 73। अब इसमें आप बात करेंगे कि सर इंडियन प्रेसिडेंट के बारे में मुख्य तौर से कहां तक पढ़ेंगे, तो आप इसको याद कर लीजिए 52 62, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 52 से 62। हम ये पूरा जो प्रेसिडेंट है, इसमें जो भी संविधान में इसके बारे में बताया गया है, इसका टेन्योर, इसको हटाने का क्या प्रोसेस है, ये इलेक्ट कैसे होते हैं, सारी बातें 52 से 62 में संवैधानिक व्यवस्था दी गई है राष्ट्रपति के लिए। तो हम सारे आर्टिकल्स पे बात करेंगे, 52 से लेकर 62 तक। हम किसी भी आर्टिकल्स को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, अपना अपना महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं इंडियन प्रेसिडेंट। और आपको इतना याद रखना है, भारत का राष्ट्रपति यानी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 52 to 62, आर्टिकल 52 से 62। तो बेटा सबसे पहला आर्टिकल आपका आता है 52। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल 52 में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आप पढ़ें या याद करें। सामान्य सी एक बात लिखी गई है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, भारत में एक राष्ट्रपति का ऑफिस होगा, राष्ट्रपति होगा, भारत में एक क्या होगा? प्रेसिडेंट। इतनी बात लिखी गई है। एक इंडियन प्रेसिडेंट होगा। आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा कि इंडियन प्रेसिडेंट का पद किस आर्टिकल में है, तो आप बताएंगे आर्टिकल 52 में। यहीं पर 1-2 बातें और याद रखना है। एक बात याद रखना, ये भारत का प्रथम नागरिक है। ये बात सभी को मालूम होगी कि इंडियन प्रेसिडेंट जो होता है, उसे भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। ये आर्टिकल 52, जिसमें आपको ज़्यादा समझना याद करने की कोई बात नहीं। आप बात करेंगे आर्टिकल 52 यहाँ कंप्लीट हो गया है, जिसको आप बोलेंगे केवल इसमें इतना दिया है, एक इंडियन प्रेसिडेंट का ऑफिस होगा। आप बात करेंगे अब आर्टिकल 53 की, क्योंकि आर्टिकल 53 को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। प्रीलिम्स तो ठीक है, मेंस में भी आर्टिकल 53 के बारे में क्वेश्चन आते हैं और हमेशा आते हैं। तो आर्टिकल 53 का पहले एक स्टेटमेंट लिख दें, इसकी ओरिजिनल में लैंग्वेज क्या है। इसकी लैंग्वेज देखिए यार कैसी है। इसकी लैंग्वेज है, भारत में कार्यपालिका की समस्त शक्ति, समस्त मतलब सारी अथॉरिटी, समस्त शक्तियां, कार्यपालिका की समस्त शक्तियां, इट मीन्स ऑल अथॉरिटीज
ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ये सारी शक्तियां किसमें होंगी? ये सारी शक्तियां होंगी राष्ट्रपति में। ये लाइन दी गई है इसमें, आर्टिकल 53 पढ़ा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका ओरिजिनल जो कथन है वो ये है कि भारत में कार्यपालिका की, एग्जीक्यूटिव की ऑल अथॉरिटीज जो होगी, समस्त शक्तियां होंगी, वो किस पोस्ट में होंगी? भारत के राष्ट्रपति में। बट इसको पूरा पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? राष्ट्रपति इन अथॉरिटीज का प्रयोग, इनका यूज कैसे करेंगे? राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग दो बातों का ध्यान रखेंगे, या तो स्वयं करेंगे अपनी इच्छा से, और या फिर क्या दिया है? अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेंगे, अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेंगे। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स याद रखेंगे सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स। अब ये पूरा स्टेटमेंट क्या सिखा रहा है आपको? आपको ये सिखा रहा है कि कार्यपालिका की सारी शक्तियां तो राष्ट्रपति में हैं, यानी ये प्रेसिडेंट हैं, इनके पास एग्जीक्यूटिव की सारी अथॉरिटी है, बस उस अथॉरिटी का यूज या तो वो स्वयं करेंगे, स्वयं बहुत कम रेयर केसेस में वो स्वयं अपना काम करते हैं, बाकी सारी चीजों में वो इनके हेल्प से करते हैं। ये है सबऑर्डिनेट ऑफिसर। तो क्वेश्चन मन में सबसे पहले ये आता है कि सर राष्ट्रपति इनकी सहायता से, इनकी हेल्प से सारे काम करेंगे, ये यहां लिखा है सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स। आखिर ये सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स कौन हैं जो राष्ट्रपति के कार्य में उनकी हेल्प करेंगे? तो आपको यदि इन सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स का पता लगाना है तो आपको जाना पड़ेगा आर्टिकल नंबर 74 पर। तो थोड़ा सा मैं आर्टिकल 74 पर चर्चा करता हूं। ये 74, जब हम आर्टिकल 74 को आर्टिकल 53 से लिंक करके पढ़ेंगे, जोड़कर पढ़ेंगे, तो हमें इस बात का ज्ञान होगा कि आखिर में ये सबऑर्डिनेट ऑफिसर है कौन जिनकी सहायता से हमारे प्रेसिडेंट काम करते हैं। तो जरा आर्टिकल 74 का लैंग्वेज देखिए। 74 का लैंग्वेज बड़ा अच्छा है। 74 का लैंग्वेज है कि राष्ट्रपति को सलाह का मतलब हो गया है बेटा एडवाइस, सलाह, ये लिख दिया मैंने। राष्ट्रपति को एडवाइस एंड प्लस सहायता, सलाह और सहायता, राष्ट्रपति को एडवाइस एंड हेल्प के लिए क्या होगा? एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, ये लिख दिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हिंदी में बोलेंगे एक मंत्री परिषद होगी। मतलब आपको आर्टिकल 74 को पढ़ने से क्लियर हो गया है कि राष्ट्रपति को जो एडवाइस एंड हेल्प दी जा रही है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे रही है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मीनिंग होता है मंत्री परिषद, हिंदी में बोलते हैं मंत्री परिषद का मतलब होता है प्रधानमंत्री जी और उनके जितने भी मिनिस्टर्स हैं मोदी जी के पास, आपके भारतीय प्रधानमंत्री के पास, सारे मिनिस्टर्स को मिलाकर प्रधानमंत्री के साथ हम उसको बोलते हैं मंत्री परिषद। अब आप धीरे से एग्जीक्यूटिव में आइए और एग्जीक्यूटिव के डायग्राम में जरा देखिए, आपको ये दिख रहे हैं 3rd नंबर पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस इंडियन प्राइम मिनिस्टर। ये आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर, मतलब आपको ये मालूम पड़ गया कि आर्टिकल 74 और आर्टिकल 53 को जब मिलाकर पढ़ूंगा तो ये बात मालूम पड़ेगी कि ये जो 53 में सबऑर्डिनेट ऑफिसर लिखा है, ये सबऑर्डिनेट ऑफिसर अधीनस्थ अधिकारी कोई और नहीं है, ये कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद। तो ये पूरी लाइन का अर्थ हो गया कि कार्यपालिका की सारी शक्तियां तो इनके पास है। नंबर देखिए, 1st नंबर पे है, ये ऊपर है, हेड है, सारी अथॉरिटी यहां है बेटा, सारी अथॉरिटी यहां है, बट वो किसकी हेल्प से काम कर रहे हैं? 3rd नंबर पर देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इसको ध्यान से देख लीजिए, यहां पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहली बात कि ये जो एग्जीक्यूटिव सर ने बनाई है, इस एग्जीक्यूटिव की सारी अथॉरिटी, सारी पावर यहां पर है इंडियन प्रेसिडेंट के पास। बट जो भी पावर्स तो आपने दे दी है, मगर पावर का यूज जब वो शक्तियों का प्रयोग करेंगे तो वो उनको उतनी फ्रीडम नहीं है, वो शक्तियों का प्रयोग इनके माध्यम से करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद के माध्यम से। यह है आर्टिकल 53 को आपने देख लिया, कार्यपालिका की सारी शक्ति उनके पास है, मगर वो शक्ति का प्रयोग नीचे वाले इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सबऑर्डिनेट ऑफिसर लिखा है। सबऑर्डिनेट का मतलब ही नीचे वाले ऑफिसर होता है। इनकी आपको जो डायग्राम दिख रहा है, इसमें हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट है,
प्रेसिडेंट के बाद नंबर आता है वाइस प्रेसिडेंट का, और उसके बाद नंबर आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। तो आप इतना याद रखिए। अब आर्टिकल 53 ने आपको क्या सिखाया? आर्टिकल 53 ने आपको यह सिखाया है कि जो सर जो डायग्राम बना रहे हैं ये, इसमें राष्ट्रपति सबसे ऊपर हैं, प्रेसिडेंट सबसे ऊपर हैं, और एक स्टेप छोड़कर यहां पर लिख रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद। तो आप यहां से दो चीजों को निकालेंगे। पहला ये कि राष्ट्रपति के पास सारी शक्तियां हैं, तो यहां आपको एक बहुत अच्छी टर्म देंगे, उसको याद करेंगे। इस प्रकार भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो औपचारिक प्रमुख है। भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो औपचारिक प्रमुख होते हैं। ये क्वेश्चन आता है। ये औपचारिक प्रमुख का मतलब होता है फॉर्मल हेड। फॉर्मल हेड का मतलब होता है सबसे ऊपर तो वही है, सारी शक्तियां भी उन्हीं के पास है, बट वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। तो दूसरी बात आएगा, एक और शब्द आप लेकर जाइए एग्जाम में, ये भी आता है सांकेतिक। इंग्लिश वाले बोलेंगे सिंबॉलिक हेड है वो। सिंबॉलिक हेड का मतलब होता है दिखने में सबसे ऊपर है, बट जब भी कोई काम करते हैं अपने सबऑर्डिनेट से पूछकर करते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स में, एमपीपीएससी में, कि इंडिया में कार्यपालिका का फॉर्मल हेड, औपचारिक प्रमुख या फिर सिंबॉलिक हेड, सांकेतिक प्रमुख कौन है? तो आपका उत्तर जाएगा भारत का राष्ट्रपति। फिर यहीं से क्वेश्चन आएगा, तो फिर ये बताइए, प्रेसिडेंट तो सारा काम इन लोगों की हेल्प से करते हैं, एडवाइस से करते हैं, तो क्वेश्चन आएगा कि भारत में वास्तविक शक्तियां यानी रियल अथॉरिटी कहाँ है? तो आप बोलेंगे रियल अथॉरिटी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। इसका मतलब हो गया पूरा निष्कर्ष आर्टिकल 53 पढ़ रहे हैं। 53 का जो कंक्लूजन है वो यही निकलेगा कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट सिंबॉलिक हेड होते हैं, और जो रियल हेड होता है, जो वास्तविक शक्तियां होती है, वो मंत्री परिषद के हाथों में होती है। इस प्रकार आपने देखा कि राष्ट्रपति आर्टिकल 53 के अकॉर्डिंग औपचारिक रूप से प्रमुख है। इसी बात को लेकर मेंस में कुछ क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्वेश्चन मेंस में बहुत आता है कि आपसे पूछा जाता है, क्या भारत का राष्ट्रपति एक रबर स्टैंप है? क्या राष्ट्रपति रबर स्टैंप है? तो आपको उसको आंसर में लिखना पड़ता है कि रबर स्टैंप पूरी तरह नहीं है, कुछ काम वो अपने सेल्फ डिसीजन से भी करता है। तो अभी क्या बात करेंगे कि क्या हमारा राष्ट्रपति कमजोर है? क्या हमारे राष्ट्रपति सबसे ऊपर होने के बाद बहुत कमजोर स्थिति पर है? हम इसे कमजोर नहीं बोल सकते। ये सिस्टम है बेटा। सिस्टम यानी पूरी दुनिया में यदि आप थोड़ा सा देखेंगे तो पूरी दुनिया में आपको दो सिस्टम बड़े बड़े दिखाई देंगे। ये दोनों सिस्टम दुनिया की कई कंट्रीज में चलते हैं। इनका नाम आपको मालूम होगा। एक का नाम है बेटा संसदीय व्यवस्था, संसदीय शासन प्रणाली। इसको इंग्लिश में आप बोला करें पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है बेटा। और जो दूसरा है वो है अध्यक्षात्मक व्यवस्था, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या है? इसको आप इंग्लिश में कहेंगे प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अब एक बात, इन दोनों सिस्टम पे अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, इन पर एक लंबी चर्चा होती है। मेंस में ये क्वेश्चन आते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, इनकी क्या क्या विशेषता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है, इसकी क्या विशेषता है। अभी कुछ बातों का आप ध्यान रखें। पहली बात, दुनिया में प्रेसिडेंशियल सिस्टम पार्लियामेंट्री सिस्टम लाने वाले सबसे पहले हैं ब्रिटेन के लोग। ब्रिटेन, जिन्होंने हमारे देश में बहुत दिनों तक हमारे देश को कॉलोनी बना के रखा अंग्रेजों ने। यह अंग्रेजों का देश है ब्रिटेन। तो अंग्रेजों के देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है। मगर अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका में आप देखते हैं, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है। अमेरिका का प्रेसिडेंशियल सिस्टम और ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री सिस्टम। कई बार क्वेश्चन प्रीलिम्स में ऐसे आते हैं कि दुनिया में संसदीय व्यवस्था की जननी मतलब मदर, संसदीय व्यवस्था की जननी आप बोलेंगे ब्रिटेन को ही माना जाता है। ब्रिटेन को पार्लियामेंट्री सिस्टम का जननी कहा जाता है। और यह भी याद रखेंगे कि दुनिया में अमेरिका मतलब यूएसए को, यहाँ ब्रिटेन यहाँ यूएसए, दुनिया में अमेरिका को अध्यक्षात्मक प्रणाली यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम का जन्मदाता माना जाता है। दो प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, फादर ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम यूएसए एंड मदर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इज ब्रिटेन। अब क्वेश्चन ये आता है
कि ये दोनों बातें क्या हैं, इसको किसी अन्य क्लास में हम चर्चा करेंगे डिटेल में। अभी सिर्फ इतना याद रखें कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, भारत का संविधान, तो सबसे लंबी बहस हुई। अंबेडकर जी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, राजेंद्र प्रसाद, इन लोगों ने काफ़ी मशक्कत की है संविधान बनाने में। और इन लोगों की सबसे लंबी बहस इसी पर हुई थी बेटा कि हम पार्लियामेंट्री सिस्टम पर जाएं या प्रेसिडेंशियल सिस्टम पर जाएं। बहुत सारे इसके लाभ और हानि हैं, कुछ अच्छी बातें भी हैं इसमें, कुछ कमियां भी हैं, कुछ इसमें भी अच्छी बातें हैं, कुछ कमियां। बट आपको आपके अकॉर्डिंग आपके देश की पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल कंडीशन, यानी हमारे देश की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने ये वाला फाइनल किया कि हम भैया हम तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम रखेंगे, हम पार्लियामेंट्री सिस्टम रखेंगे, हम अध्यक्षात्मक व्यवस्था नहीं रखेंगे, जो कि अमेरिका में चलती है। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, बट भारत में कौन सा सिस्टम है? पार्लियामेंट्री सिस्टम। फिर क्वेश्चन बनाएगा कि भारत ने पार्लियामेंट्री सिस्टम कहां से लिया है? आप बता देंगे ब्रिटेन से। दुनिया में जिन्होंने भी लिया होगा ब्रिटेन से ही लिया होगा, क्योंकि ब्रिटेन पार्लियामेंट्री सिस्टम की जननी कहलाता है, मां कहलाता है। अब आगे जो भी पार्लियामेंट्री सिस्टम लेगा बेटा, इस सिस्टम की एक विशेषता बता रहे हैं। इस सिस्टम की यही विशेषता जो आप देख रहे हैं, इस सिस्टम में सबसे ऊपर वाला जो हेड होगा, एग्जीक्यूटिव का हेड होगा, वो फॉर्मल हेड होगा, बट रियल अथॉरिटी नीचे मिलेगी आपको। अच्छा, आप बात करें इसमें भी ऐसा होता, तो इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं होता। ये अमेरिका है, वहां का रूलिंग सिस्टम अलग है। वहां प्रेसिडेंट के पास सारी अथॉरिटी होती है बेटा। वहां का प्रेसिडेंट अपने सबऑर्डिनेट से पूछ के कोई काम नहीं करता। हमारे यहाँ का प्रेसिडेंट मैक्सिमम फंक्शन अपने सबऑर्डिनेट यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अकॉर्डिंग ही करता है। तो ये कोई कमी नहीं है, ये भारतीय राष्ट्रपति की कमजोर स्थिति नहीं है। आप बोलेंगे ये तो सिस्टम है, यदि हम ये वाला सिस्टम लेंगे तो फिर हमारा प्रेसिडेंट पावरफुल होगा, इसलिए हमने ये प्रेसिडेंट नहीं लिया, हमने ये वाला पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है। तो आपको ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा। आप ये चीज तो सीख गए कि यहां पर आपने सर ने सिखा दिया ये फॉर्मल हेड या फिर सिंबॉलिक हेड, और ये लोग रियल हेड, वास्तविक शक्तियां और औपचारिक शक्तियां। अब क्वेश्चन ये आएगा एमपीपीएससी प्रीलिम्स में कि आप देखिए ये डायग्राम है, ये इंडिया है, ये इंडिया है और ये ब्रिटेन है। ब्रिटेन, इंडिया और ब्रिटेन। अब जब दोनों में ही पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है तो दोनों में सब एक जैसा होगा, बिल्कुल एक जैसा है। देखिए जैसे आपके यहाँ राष्ट्रपति है, आपके यहाँ कौन है? प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट है, ठीक वैसे ही वहां पर एक क्राउन, ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन, ये जो ब्रिटिश क्राउन है वहां के राजा हैं। तो आपको क्वेश्चन आपको दिया जाएगा कि इंडियन प्रेसिडेंट को आप किस कंट्री के हेड से कंपेयर करेंगे, किसके बराबर है? तो आप कहेंगे भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन के क्राउन के बराबर है। यानी हमारा जो नाम है, जो नाम लिया गया प्रेसिडेंट, वो नाम तो हमने अमेरिका से लिया है, क्योंकि अमेरिका में भी प्रेसिडेंट बोला जाता है, बट हमारा प्रेसिडेंट और अमेरिका के प्रेसिडेंट में बहुत डिफरेंसेस है। हमारा वाला फॉर्मल हेड है और उनका वाला रियल हेड है। वास्तव में सारी शक्तियां उनके पास है, क्योंकि वो लोग प्रेसिडेंशियल सिस्टम अपना रहे हैं, हम लोग कौन सा सिस्टम अपना रहे हैं? पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो बेटा ये तो सिस्टम का पार्ट है। ये ब्रिटिश क्राउन और इंडियन प्रेसिडेंट, ये लोग सभी मामलों में एक जैसे होते हैं। ऐसे बोलेंगे हमारे यहाँ फॉर्मल हेड राष्ट्रपति है, रियल हेड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सेम कंडीशन ब्रिटेन में भी जो एग्जीक्यूटिव है उसका फॉर्मल हेड है क्राउन और रियल हेड है प्राइम मिनिस्टर वाली, वहां भी होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो आपके यहाँ भी रियल अथॉरिटी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में है और उनके यहाँ भी रियल अथॉरिटी कहाँ है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। यहाँ पर एक बातें बहुत अच्छी याद आ रही है, उसको भी याद रखेंगे। क्या हम ऐसा बोल सकेंगे कि क्राउन, ब्रिटिश क्राउन और इंडियन प्रेसिडेंट लगभग बराबर है, कोई डिफरेंस नहीं? एक डिफरेंस हमेशा याद रखना बेटा, एक डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखने वाली बात है कि इंडिया का प्रेसिडेंट एक बार प्रेसिडेंट बने तो 5 साल बाद वापस इलेक्शन होगा, इलेक्शन जीतेंगे तो वापस से बन सकते हैं। बट ब्रिटेन में क्राउन का कोई इलेक्शन नहीं होता। वहां पर क्राउन के बाद अगला क्राउन उन्हीं के परिवार से उनके वंशज बनेंगे। तो उनके वंशज मतलब उनके बेटे हों, जो भी हों, तो इसको बोलेंगे आप वंशानुगत, वंशानुगत शासन। हिंदी में वंशानुगत यानी बेटे, बाप, पिता के बाद उनका बेटा, उसके बाद उनका बेटा।
हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ हर बार राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, कोई भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं और जो राष्ट्रपति का इलेक्शन जीतते हैं वो 5 साल के लिए प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। तो यही दोनों, हम दोनों में अंतर है। ब्रिटिश क्राउन और इंडियन प्रेसिडेंट में एक अंतर देंगे आप जोरदार कि वहां का क्राउन वंशानुगत होता है, बट इंडियन प्रेसिडेंट वंशानुगत नहीं होता, बल्कि फिक्स टेन्योर यानी 5 ईयर एक फिक्स टेन्योर के लिए इलेक्ट किया जाता है। और जो मैंने ये अंतर बताया आपको कि ये वंशानुगत होते हैं, हमारे यहाँ फिक्स टेन्योर होता है, यही अंतर आपको क्या बना देता है? यही अंतर भारत को रिपब्लिकन कंट्री बना देता है। यानी भारत एक गणराज्य है। आप प्रियम्बल में देखेंगे, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ऐसे 5 वर्ड्स दिए हैं, टर्मिनोलॉजी दी है, उसमें आएगा भारत डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कंट्री है। तो बेटा जहां पर जो सबसे हेड होता है वो वंशानुगत होता है, उसे आप रिपब्लिकन नहीं कह सकते, ठीक है। तो आप बोलेंगे ये जो डिफरेंस है ये हमें रिपब्लिकन बना देता है और ब्रिटेन को रिपब्लिकन बनने से रोक देता है। तो आप एक बात याद रखेंगे कि डेमोक्रेसी तो ब्रिटेन में भी है, डेमोक्रेसी आपके यहाँ भी है, बट वहाँ डेमोक्रेसी है, रिपब्लिकन नहीं है। और इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कंट्री है। हिंदी में बात करें तो वो भी लोकतंत्र हैं, हम भी लोकतंत्र हैं, मगर हम लोकतंत्र के साथ गणराज्य भी हैं। लोकतंत्र के साथ क्या है? हम गणराज्य। और ब्रिटेन जो है वो लोकतंत्र तो है मगर गणराज्य नहीं है। तो अब हम देख चुके हैं आर्टिकल 52 और आर्टिकल 53, काफी अच्छे समझ में आ गया है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 54 की एंड आर्टिकल 55 की। ये दोनों आर्टिकल मैं एक साथ लिखूंगा, आर्टिकल 54 एंड आर्टिकल 55। इन दोनों को बेटा आप लोग एक साथ पढ़ेंगे। उसका कारण ये है कि इन दोनों ही आर्टिकल्स में राष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में सारी बातें बताई गई हैं। राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, सारी चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं आर्टिकल 54 में आखिर क्या है। तो आप बोला करेंगे आर्टिकल 54 में इलेक्टोरल कॉलेज है। इलेक्टोरल कॉलेज हिंदी में निर्वाचक मंडल। तो इसको सबसे पहले तो एक शब्द देखिए, निर्वाचक मंडल। ये क्या होता है अभी बताता हूं मैं आपको। निर्वाचक मंडल एक बात। दूसरी बात, जब हम 55 पढ़ेंगे, इसके बाद हम 55 देखेंगे, तो उसमें दिया रहेगा निर्वाचन की रीति। रीति मतलब मेथड यानी तरीका, आखिर चुनाव कैसे होगा प्रेसिडेंट महोदय का। तो लिख देता हूं निर्वाचन, निर्वाचन की प्रक्रिया या रीति, निर्वाचन की रीति। रीति का मतलब है मेथड, मेथड या प्रोसेस, कैसे इलेक्शन होगा। तो देखेंगे सबसे पहले आर्टिकल 54 समझेंगे, फिर 55 की बात बाद में करेंगे। 54 में इलेक्टोरल कॉलेज दिया गया है, ये तो एक बात हो गई। सबसे पहली बात, राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है। बेटा पूरी इंडिया में चुनाव 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ये याद रखिए आप लोग, एक को बोलते हैं प्रत्यक्ष चुनाव और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष चुनाव। इंग्लिश में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इलेक्शन एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन। ध्यान रखेंगे डायरेक्ट इलेक्शन क्या है बेटा, जब आप 18 ईयर के हो जाते हो, आपका वोटर आईडी बन जाता है, तो आप वोट डालने जाते हैं। जिन जिन इलेक्शंस में आप लोग वोट डालते हैं, एक सामान्य नागरिक, एक वोटर जो होता है वो वोट डालता है, वो सारे डायरेक्ट कहलाते हैं। और कुछ इलेक्शंस हमारे यहाँ ऐसे होते हैं जिनमें हम लोग वोट नहीं करते, बट इलेक्शन तो होते हैं, तो वो इनडायरेक्ट कहलाता है। यदि आपको सीखना है तो आप ये भी जानते हैं कि 2019 में आपने लोकसभा के इलेक्शन में वोट किया, ये लिख दिया मैंने लोकसभा। लोकसभा के इलेक्शन में हम लोग वोट डालने गए थे और पूरे भारत से हम लोगों ने वोट डालकर माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार वापस बनाई, ये आप जानते हैं। अब आप ये भी जानते हैं कि आप 2018 में एमपी के लोग जो भी हैं, एमपी के वोटर हैं, एमपी के लोगों ने वोट डाला, विधानसभा के चुनाव हुआ 2018 में और आपने वोट डालकर कमलनाथ जी को सीएम बनाया था। तो ये हम लोकसभा में वोटिंग करते हैं, हम विधानसभा में वोटिंग करते हैं। सीधी बात करें तो लोकसभा में हम लोग वोट डालने जाते हैं, लोकसभा के वोट से हम इंडियन गवर्नमेंट बनाते हैं, भारत की सरकार। हम विधानसभा में जाते हैं हमारे एमपी की, तो हम अपने एमपी की सरकार बनाते हैं। और तीसरा आप लोग वोट डालते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जब इलेक्शन होते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब स्थानीय स्वशासन। यदि आप गांव में रहेंगे
तो पंचायत में वोट डालेंगे, और यदि आप इंदौर में शहर में हैं तो आप नगर निगम या नगर पालिका में वोट डालेंगे। तो नगर निगम हो या नगर पालिका हो, तो हम ऐसे याद करते हैं कि हम लोग सामान्य लोग स्थानीय निकाय पंचायत या नगर निगम में वोट डालकर अपने शहर या गांव की सरकार बनाते हैं, विधानसभा में वोट डालकर अपने राज्य की सरकार बनाते हैं, और लोकसभा में वोट डालकर अपने देश की। बस बेटा ये तीन ही जगह हम लोग वोटिंग करते हैं। बाकी अप्रत्यक्ष वोटिंग, राष्ट्रपति का भी इलेक्शन होता है, वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होता है, जैसे यहां आप देख रहे हैं लोकसभा, वैसे राज्यसभा में भी इलेक्शन होता है। बट इन सभी इलेक्शंस में आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, तो ये सब इलेक्शन हो गए इनडायरेक्ट। तो पहली लाइन में सीख गए, जिन इलेक्शंस में कॉमन पीपल मतलब सामान्य लोग वोट डालते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन है, जिनमें हम लोग कॉमन लोग वोट नहीं डालते वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है। तो पहली बात तो ये याद रखिए कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है मगर हम लोग वोटिंग नहीं करते, तो ये स्टार लगा दिया मैंने। पहला क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट, तो आपको मालूम है आप लोग वोटिंग नहीं करते, तो ये चुनाव कैसा होता है बेटा, इनडायरेक्ट। पहली बात। दूसरी बात, यदि हम ये सोचें कि इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों रखा गया, डायरेक्ट क्यों नहीं रखा गया, तो बेटा इस बात पे भी जो संविधान बनाने वाले लोग थे, अंबेडकर जी वगैरह, इन लोगों में काफी डिस्कशन हुआ है। सबसे ज्यादा चर्चा भी हुई है इस पे कि आखिर डायरेक्ट इलेक्शन रखें क्या, प्रेसिडेंट का सबसे बड़ी पोस्ट है, या फिर इनडायरेक्ट रखें। और फाइनली ये डिसाइड हुआ कि हम तो इनडायरेक्ट रख लो, जिसका मुख्य रीजन ये हुआ कि भारत की पॉपुलेशन ज्यादा है और आप प्रेसिडेंट को सबसे ऊपर आप 53 में देख के आए हैं कि वो फॉर्मल हेड है, सारी शक्तियां तो मंत्री परिषद के पास में है, तो हम फॉर्मल हेड है तो उसको हम इनडायरेक्ट इलेक्शन रखें, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा किसी इलेक्शन में खर्च होता है। हमारे देश का पैसा है, जनता का पैसा है, तो फिजूल खर्च होगा यदि हम प्रेसिडेंट को डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं तो इसीलिए एक तो खर्च, फिजूल खर्च हो रहा है, और खर्चे से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप देख चुके हैं 53 का डायग्राम आपको याद आ रहा होगा कि हमने इनको सबसे ऊपर फॉर्मल हेड बनाया है। तो जब हम फॉर्मल हेड बना के उनसे ज्यादा अथॉरिटी किसको दे रहे हैं, नीचे वालों को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, मंत्री परिषद मोदी जी को, तो भैया इनको डायरेक्ट बनाएंगे तो इन दोनों में क्लेश होगा कि एक तो डायरेक्ट इलेक्शन जनता पसंद कर रही है राष्ट्रपति को, ऊपर से जनता ने जिनको पसंद किया वो नीचे वाले सबऑर्डिनेट से पूछ के काम करते हैं, तो ये दोनों बातें एक दूसरे के अपोजिट जा रही हैं। इसीलिए हमने फालतू समय, फालतू पैसे खर्च ना करते हुए हमने हमारे राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसा रखा बेटा, इनडायरेक्ट। ये हो गई एक बात। दूसरी बात कि इनडायरेक्ट इलेक्शन सुनील सर बता रहे हैं, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन में कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे, आखिर कौन लोग हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे बेटा, इसी को बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज यानी वे सभी लोग जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे या वोट करेंगे, उन सभी को मिलाकर क्या बोलते हैं, इलेक्टोरल बोर्ड। इलेक्टोरल बोर्ड या इलेक्टोरल कॉलेज। आप इसमें मेरी एक बात याद रख लीजिए, ये बात हर एग्जाम में आती है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स ये बात पूछेगा। पहली बात, सेंट्रल लेवल पे हमारे पास दो चीजें हैं, पार्लियामेंट, संसद में क्या है, लोकसभा है और राज्यसभा। हमारी संसद में दो चीजें होती हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो पहले तो लोकसभा इसमें पार्टिसिपेट करेगी, नंबर 1। दूसरा, सेंट्रल लेवल की बात करूं तो राज्यसभा भी इसमें पार्टिसिपेट करेगी, नंबर 2। ये दोनों तो आ गए सेंट्रल लेवल से, यानी इन दोनों से आपकी पार्लियामेंट कंप्लीट। पार्लियामेंट कंप्लीट 1, सेंट्रल लेवल कंप्लीट 2। जब स्टेट लेवल पे आऊंगा तो बेटा राज्य में क्या क्या होता है आपको बता दें, एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। राज्य में दो चीजें होती हैं, विधानसभा और विधान परिषद। इंग्लिश में बात करें, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। आपको यह भी मालूम होगा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल भारत के हर राज्य में नहीं होती बेटा, वो किसी किसी राज्य में होती है। भारत के कुल 7 राज्यों में अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो सभी राज्यों में नहीं है, ठीक है। तो आप सिर्फ एक ही को मौका देंगे, मतलब स्टेट में आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे स्टेट से विधान परिषद इसमें नहीं आती है बेटा, केवल एक ही बॉडी आती है, कौन सी, विधान सभा। और इन दोनों डायग्राम पे यदि बात करूं तो ऐसा बोल सकता हूं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सेंट्रल लेवल भी आ रहा है और स्टेट लेवल भी आ रहा है।
यानी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सेंट्रल और स्टेट दोनों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है। भले ही वो स्टेट का विधान परिषद नहीं आ रहा है, मगर सारे स्टेट का विधानसभा आ रहा है। अब इसमें दूसरी बात क्या याद रखना है बेटा, दूसरी बात देखिए, लोकसभा में अभी एट प्रेजेंट 545 मेंबर हैं, ध्यान रखेंगे। राज्यसभा में अभी एट प्रेजेंट 245 है, ध्यान देना मेरी बात पे। 545 में से 2 लोग अलग होते हैं और 543 543 अलग होते हैं। हम जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। 545 में से 543 जो होते हैं बेटा, ये लोकसभा का डायग्राम है और ये राज्यसभा का डायग्राम है। लोकसभा में 545 में से 2 लोग कौन हैं? 2 लोग हैं मनोनीत सदस्य, इंग्लिश में बोलते हैं नॉमिनेटेड मेंबर। इन 2 लोगों को इंडियन प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा में नॉमिनेट करते हैं। नॉमिनेट करते हैं यानी ये लोग इलेक्शन नहीं लड़ते, बिना इलेक्शन के ये लोग सांसद होते हैं लोकसभा के। तो ये कौन लोग होते हैं? ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी होती है। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, हिंदी में बोलेंगे आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 लोग ऐसे होते हैं जिनको भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा में क्या करते हैं बेटा, इंग्लिश में याद रखें, शब्दों का ध्यान रखेंगे, नॉमिनेट कर रहे हैं, मनोनीत कर रहे हैं। बाकी जो होंगे, बाकी लोग इलेक्टेड होंगे, मतलब 543 लोग चुनाव जीत कर ही आए हैं कहीं ना कहीं से पूरे भारत में। तो बेटा ये नॉमिनेटेड मेंबर, ये इलेक्टेड मेंबर, टोटल मेंबर 545, 543 आर इलेक्टेड मेंबर। निर्वाचित सदस्य, हिंदी में बोलेंगे ये निर्वाचित होते हैं और ये क्या होते हैं, ये मनोनीत होते हैं, निर्वाचित और मनोनीत। अच्छा, ऐसे ही राज्यसभा में याद रखना है, राज्यसभा में 12 लोग होते हैं बेटा नॉमिनेट, इनको भी प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट करते हैं। राष्ट्रपति 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। ये 12 लोग LASS आपको फॉर्मूला याद रखना है, LASS यानी L से लिटरेचर, A से आर्ट, S से साइंस एंड 4th सोशल सर्विस। हिंदी में बात करें तो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। इंग्लिश में बात करें लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विस। ये चारों का फॉर्मूला याद रखेंगे, LASS लास सेक्टर से, इन 4 क्षेत्र से 12 लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं। तो बाकी कहां गए? बाकी इलेक्टेड होंगे। तो आप इस प्रकार समझ गए, लोकसभा में भी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, राज्यसभा में भी निर्वाचित और मनोनीत। अब बात कर रहा हूं मैं विधानसभा की। विधानसभा में सीधा सीधा फंडा याद रखेंगे, जिस प्रकार लोकसभा में एक एंग्लो इंडियन जाता है, 2 एंग्लो इंडियन जाएंगे, उसी प्रकार स्टेट की विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता है। तो यहां पर 2 सदस्य मनोनीत हो गए, यहां पर 12 सदस्य मनोनीत हो गए, 12 2 14 सेंट्रल लेवल पे दिख गया। और जितने भी राज्य हैं आपके 28, हर राज्य की विधानसभा होगी और हर राज्य में जो भी नॉमिनेट बंदा होगा, एक बंदा, ये तीनों नॉमिनेट को मना करो, नॉमिनेट कैंसिल, नॉमिनेट कैंसिल, नॉमिनेट कैंसिल। आप बोलेंगे राष्ट्रपति के इलेक्शन में कोई भी नॉमिनेट मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, केवल और केवल इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये बात याद रखेंगे। आगे लोकसभा, राज्यसभा जब पढ़ाएंगे, अगली क्लास में पढ़ाएंगे तो सारी बातें और बताएंगे। अभी क्या याद रखना है, ये आर्टिकल 54 कंप्लीट कैसे याद रखेंगे बेटा, ध्यान से। आपसे पूछेगा राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, एक लाइन में आप उत्तर दे देंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा, राज्यों की, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। मैं एंड तक लिख रहा हूं बेटा, के तीनों बॉडी, 3 बॉडी आ रही, तीनों बॉडी के कौन से सदस्य बेटा, निर्वाचित सदस्य। किसी ने भी यदि ये ध्यान नहीं दिया इलेक्टेड मेंबर, तो उसका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि वो वहां पर ऑप्शन में दे देंगे लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा, विधानसभा के कुल सदस्य, टोटल मेंबर। आप बोलेंगे गलत, टोटल मेंबर नहीं है, केवल और केवल इलेक्टेड मेंबर है। यानी तीनों ही बॉडी से,
तीनों ही जगह से नॉमिनेट या मनोनीत मेंबर्स को पार्टिसिपेट करने का कोई अधिकार नहीं है। ये था आपका आर्टिकल 54। जब मैं लास्ट में पूछूंगा 54 में क्या है तो आप बोल देंगे इलेक्टोरल बोर्ड है या निर्वाचक मंडल है। जब मैं पूछूंगा एक लाइन में बताइए निर्वाचक मंडल क्या है तो आप बोलेंगे लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इतने ही लोग होते हैं जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये हो गया बेटा आर्टिकल आपका 54, ये लिख दिया मैंने 54 कंप्लीट। अब मैं बात करने जा रहा हूं आर्टिकल 55 इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, क्योंकि 55 में आर्टिकल 55 में ही बताया गया है कि आखिर चुनाव कैसे होगा, इलेक्शन कैसे होगा। तो बेटा ये जो नॉर्मल इलेक्शन आप देखते हैं, लोकसभा में आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वोट डाल के घर आ जाते हैं, एक वोट पे जो भी मशीन होती है उस पर एक बटन को दबाते हैं, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजू जनता दल, जो भी XYZ। मगर ये वैसे इलेक्शन नहीं है बेटा, ये अलग इलेक्शन है। तो ध्यान रखें, इनके इलेक्शन में एक चीज तो मैंने बताई थी कि अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट होता, मतलब जनता पार्टिसिपेट नहीं करती। और आपको मालूम पड़ गया लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा, 3 लोग जाते, 3 बॉडी इसमें जाएगी। अब 55 में आप पहले तो 2 शब्द याद रखो, 2 कॉन्सेप्ट आएंगे बेटा 55 में कि इनका इलेक्शन होता कैसे है। ध्यान देना क्या लिखूंगा, कठिन शब्द है थोड़ा, उसको समझना। आनुपातिक ऐसा लिखेगा, वो किताबों में ऐसा लिखा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इंग्लिश वाले दोनों लैंग्वेज में पढ़ाई करेंगे। इंग्लिश में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम एक। दूसरी बातें याद रखेंगे, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, यह भी लिखा रहेगा हर किताब में बेटा। इसको इंग्लिश में आप बोलेंगे सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। तो 2 बातें होती हैं, 2 प्रिंसिपल होते हैं जो इसमें लगेंगे इलेक्शन में। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है राष्ट्रपति का, वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। पहले तो ये टर्म याद कर लीजिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव दिया है और सिंगल ट्रांसफरेबल इंग्लिश में दिया है। अब मैं दोनों के मीनिंग समझाता हूं। चले, पहला मीनिंग इसका, ये क्या है आखिर आपके दिमाग में आना चाहिए कि आखिर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है। तो पहले मैं लिखता हूं आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। बेटा इसको इंग्लिश में भी मैंने बता दिया, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। कोई पूछेगा ये क्या है तो आप ध्यान दीजिए। पहला, इसमें 2 फॉर्मूले लगेंगे बेटा, और 2 फॉर्मूले कैसे लगेंगे, क्यों लगेंगे, उसको जरा समझिए। आप देखिए पहला फॉर्मूला क्या होगा। पहला फॉर्मूला होगा जो आपका राज्य है, जो भी राज्य है, जैसे फॉर एग्जांपल MP। अब आप देख चुके हैं कि MP की विधानसभा भी वोट करने जा रही है, सभी राज्यों की विधानसभा वोट करने जा रही है राष्ट्रपति इलेक्शन में। तो जो भी राज्य की विधानसभा जा रही, मान लो हमारे MP से जा रहे हैं, हमारे MP में कितने विधायक हैं, 230। तो 230 विधायक जा रहे हैं इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो सबसे पहले हमारे MP से जो भी MLA जाएगा उसका वोट वैल्यू डिसाइड करेंगे। मतलब ये डायरेक्ट इलेक्शन ऐसा नहीं होता कि हम गए वोट डाल के आ गए, हमारा वोट वैल्यू सबसे पहले डिसाइड होगा। वोट वैल्यू को बोलते हैं मत मूल्य। अब मत मूल्य कैसे डिसाइड होगा जरा देखेंगे। सिंपल सा तरीका है बेटा, एक MLA की बात कर रहा हूं मैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एक MLA का वोट वैल्यू निकाल रहा हूं मैं। वोट वैल्यू इज इक्वल टू क्या, आप खुद सोचिए। मध्य प्रदेश की जनसंख्या ऊपर रखेंगे, लिख दिया पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, मध्य प्रदेश MP का निकाल रहे हैं तो लिख दिया राज्य की जनसंख्या, राज्य की क्या लिख दी मैंने, पॉपुलेशन। बेटा राज्य की पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल MP का निकाल रहा हूं तो MP का वोट वैल्यू निकाल रहा हूं, MP के MLA का वोट वैल्यू निकालेंगे तो हम ये याद रखेंगे कि MP में पॉपुलेशन कितनी है, 7 करोड़ 26 लाख। अब 7 26 809, ये 2011 का आंकड़ा है। 7 करोड़ 26 लाख पॉपुलेशन ऊपर रख दिया मैंने। नीचे क्या लिखूंगा देखेंगे, नीचे लिखूंगा इलेक्टेड MLAs, जो भी जा रहे हैं बेटा, जो लोग 230 लोग वोट डालने जा रहे हैं वो नीचे आएंगे। तो नीचे क्या आ गया है, निर्वाचित। इलेक्टेड लिखा है, नॉमिनेटेड तो जाएगा ही नहीं, आपको बता चुके हैं 54 में। निर्वाचित सदस्य हमारी विधानसभा में, विधानसभा जो है, विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं वो बटे में डिवाइड होगा। तो इसको सिंपल तरीके से दिमाग में बैठाइए, स्टेट की पॉपुलेशन जितनी भी है उसको हम विधायक कितने हमारे यहाँ,
हमारे यहाँ विधायक 230 है, तो 230 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। आगे इसी में मिलेगा आपको 1/1000। इससे बच्चे घबरा जाते हैं कि ये क्या है 1/1000। बेटा इसकी कोई रेशनल रीजन नहीं है, कोई प्रॉपर रीजन नहीं 1000 क्यों है, डिजिट थोड़ी छोटी आए, डिजिट ज्यादा बड़ी ना आए, इसीलिए हम उसको 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको पूरा याद हो चुका होगा। ये मैंने एक फॉर्मूला लगाया है, फॉर्मूला नंबर 1। 2 फॉर्मूले लगेंगे बेटा, 2 फॉर्मूले लगेंगे। पहले में किसी राज्य के एक विधायक का वोट वैल्यू निकालोगे, और विधायक का वोट वैल्यू कैसे निकालोगे, सिंपल सी तरीका है। एमपी की जो पॉपुलेशन है और एमपी के जो विधायक हैं, एमपी की पॉपुलेशन 7,26,00,000, एमपी के विधायक 230 इंटू 1/1000। अब मान लो एमपी के एक एमएलए का वैल्यू आ गया 6.22, फॉर एग्जाम्पल 6.2 जो भी आया। अब बेटा यही का यही दूसरा फॉर्मूला लगेगा। अब यहां पर अब दूसरा फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, जैसे एमपी के एक विधायक का वोट वैल्यू आपने निकाला, वैसे यूपी भी निकालेगा, कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा, पूरे 28 राज्यों के निकल गए। अब आप सेकंड फॉर्मूले में जाएंगे, सांसद का वोट वैल्यू निकालेंगे। आपको मालूम है लोकसभा और राज्यसभा के सांसद भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो सांसद मतलब एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद का वोट वैल्यू देखना बेटा कैसे निकलेगा। जैसे एमपी का निकल गया आपका, जो भी एमपी का एक विधायक, अच्छा ये एक विधायक का वोट वैल्यू निकला, इसका मतलब आप समझे, जब भी एमपी का कोई भी विधायक जाएगा, इंदौर से कोई विधायक जाए या हरदा से कोई विधायक जाए, छिंदवाड़ा से कोई विधायक जाए, हर विधायक का एक ही वैल्यू वहां ऐड होगा, जो भी आपका वैल्यू निकल के आया है। मतलब एमपी के सारे विधायक को बराबर कर दिया हमने, ठीक है, सबका वैल्यू सेम है। इसीलिए तो हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, ताकि सारे हमारे एमएलएज हैं वो सेम लेवल पर आ जाए, उनका सेम रिप्रेजेंटेशन हो वहां प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। अब बात करेंगे एक सांसद का वोट वैल्यू। सांसद का वोट वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, अब की जो राज्य का निकाला है सारे राज्यों का ऐड कर देंगे आप। 28 राज्य हैं आपके यहां, तो लिख देता हूं सभी राज्यों के एमएलएस मतलब विधायक, सभी राज्यों टोटल सभी राज्यों के विधायकों का वोट वैल्यू, जो भी वोट वैल्यू आप निकाल रहे हैं, ये सबका टोटल लगेगा, पूरे 28 राज्यों का, एमपी, यूपी, कर्नाटक, गुजरात, सबका वोट वैल्यू का टोटल लगाइए, लगा दिया ऊपर वाली लाइन में। और सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ एमपीज मतलब सांसदों की संख्या। अब सांसद कितने जा रहे हैं आपको मालूम है, लोकसभा से नॉमिनेट छोड़ दे तो 543, राज्यसभा से नॉमिनेट छोड़ दे 233, 233, ये दोनों लिख दिए। जैसे फॉर एग्जांपल पिछली बार प्रेसिडेंट के इलेक्शन में 776 मेंबर्स गए थे, 776 लोग गए थे पार्लियामेंट से, केंद्र से। तो बेटा यहां से निकलेगा कि एक सांसद का वैल्यू क्या है, एक सांसद का वैल्यू क्या है। सांसद मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब जो भी वैल्यू निकलेगा सभी सांसदों का वही वैल्यू माना जाएगा, चाहे वो लोकसभा का मेंबर हो या राज्यसभा का। अब ये दोनों फॉर्मूले ध्यान से देख लो। अब मैं समझाता हूं ये जरूरत क्यों पड़ रही, इतनी मगजमारी क्यों कर रहे हैं इस इलेक्शन में। देखें, आप सोचें एक सेकंड के लिए, आप सोचेंगे तो आपको क्वेश्चन आएगा। मैं आपसे पूछता हूं कि आप सेंट्रल लेवल से किसको बुला रहे हो, तो आप बोलेंगे सर सेंट्रल लेवल से हम तो लोकसभा को भी बुला रहे हैं, राज्यसभा को भी। चलो मान लिया आपकी बात, लोकसभाई राज्यसभाई, अप्रॉक्स यदि दोनों के मिलाकर लोग आए होंगे तो कितने लोग आए होंगे। मैंने आपको डिजिट भी दे दिया लास्ट ईयर वाला, ये रहा 776। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के चुनाव का डिजिट है ये, 776 सांसदों ने पार्टिसिपेट किया था। अब एक बात सुने ध्यान से, अब आपको मालूम है लोकसभा कंप्लीट, राज्यसभा कंप्लीट, अब विधानसभा के लोग आएंगे ना। अब विधानसभा से भैया आपके पास 28 राज्य हैं और यहां से कुल मिलाकर 4120 विधायक आएंगे। ये राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का इलेक्शन लास्ट के लास्ट वाला 4120 विधायकों ने वोटिंग किया है। तो बेटा आप खुद सोचिए, सेंट्रल लेवल से कितने आए 776, स्टेट लेवल से कितने आए 4120, मतलब राउंड फिगर करें तो एक तरफ से आप लगभग 800 लोगों को बुलाते हो। साउथ में आप साउथ बोल रहे हैं, स्टेट से आप कितना बुलाते हैं, स्टेट से आप 4120। तो 4120 विधायक आ रहे हैं, तो ऐसा होगा नहीं कि जो विधायक चाहेंगे वही होगा, क्योंकि सांसद तो केवल 800 है बेटा, सांसद तो 776 है, मतलब केंद्र का पावर कम, ये बात गलत है।
हमारे संविधान बनाने वालों ने सारी व्यवस्था सोच समझ के की है और उन्होंने ये व्यवस्था की कि राष्ट्रपति का इलेक्शन हो रहा है, इसमें जितनी पावर सेंट्रल की होगी उतनी ही पावर स्टेट की भी होगी। हम इन दोनों को बराबर रखें ताकि राष्ट्रपति को चुनने में सेंट्रल स्टेट दोनों बराबर कंट्रीब्यूट कर सके, बराबर रिप्रेजेंटेशन कर सके। तो बेटा जो दूसरा फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं एमपीज का, जब एमपीज का वैल्यू निकालोगे ना तो सांसद का वैल्यू बड़ा आएगा वोट वैल्यू, और विधायक का वोट वैल्यू छोटा आएगा। इससे आप रेशो में कर लेंगे। इसी को बोल रहा है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। आप मैथ्स में भी पढ़ते हैं रेशियो प्रोपोर्शन, क्या होता है? अनुपात समानुपात, बस वही समानुपात। मतलब हमारे उद्देश्य क्या हो गए? इस फॉर्मूले को लगाने का पर्पस हो गया कि मैं केंद्र को राज्य से बराबर कर सकूं, क्योंकि राज्य में विधायक ज्यादा है, केंद्र में सांसद कम है। और दूसरा, इस फॉर्मूले का क्या मतलब हो गया? मैं किसी एक राज्य के सारे विधायक को एक स्केल पर ला सकूं। आपको मालूम पड़ा था एमपी का, मैंने फॉर एग्जांपल निकाल दिया था। फॉर एग्जांपल एमपी का वोट वैल्यू, चाहे हरदा से विधायक जाए, चाहे इंदौर से विधायक जाए, उज्जैन से विधायक जाए, सबका वोट वैल्यू एक है। तो एक फॉर्मूले से हम स्टेट के विधायकों को एक स्केल पर लाते हैं, दूसरे फॉर्मूले से हम केंद्र और राज्य को दोनों को एक स्केल पर लाने की कोशिश करते हैं। इन्हीं दोनों फॉर्मूले को बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। ये आपका आधा पार्ट कंप्लीट हुआ। अब आपको छोटी सी एक बात और समझ लीजिए, ये दूसरी वाली चीज क्या है बेटा। और आनुपातिक प्रतिनिधित्व में आपको करना क्या है? सिर्फ दो फॉर्मूले, रटना भी नहीं, समझना है। स्टेट का एमएलए का कैसे निकालोगे? स्टेट में जितने लोग रहते हैं और इतने लोगों पर कितने विधायक रहते हैं, बात खत्म। और सारे विधायकों का निकाल लिया पूरे इंडिया से, सारे विधायक सारे राज्यों का, सारे स्टेट्स का, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सांसद, जितने सांसद है, नंबर ऑफ एमपीज। ये आपका एक पार्ट हो गया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब दूसरे पार्ट पे ध्यान दीजिए। दूसरा पार्ट क्या है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं, इसको देख लेना और देखकर समझ लेना। ये मैंने डायग्राम बनाया। मान लो इलेक्शन में 3 लोग खड़े हैं बेटा, इलेक्शन में 3 लोग खड़े हैं, एक का नाम ए है, एक दूसरे का बी, तीसरे का सी। 3 लोग राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं। मैं एक सांसद हूं, मैं वोट डालने जाऊंगा, तो मेरा तरीका क्या होगा जरा देखेंगे। सबसे पहले आपको दिखाने जा रहे हैं सभी को निर्धारित कोटा, इसको समझना पड़ेगा। निर्धारित कोटा हिंदी में क्या कोटा है आपका? कोटा का मतलब कि कितने वोट मिल जाएं तो राष्ट्रपति जीत जाए। तो आपको एक ही आंसर देना है, 50% प्लस कुछ भी। 51% कोई नहीं करेगा, 50% से अधिक, इसको इसी तरह से बोला जाएगा। कोई आप सोचेंगे 51 कर दूं, नहीं, गलत हो जाएगा। आपको बोलना है 50% से अधिक वोट जिस भी बंदे को मिलेंगे वो बंदा इलेक्शन जीत जाएगा। चलें स्टार्ट करें। अब मान लो सुनील सर मैं खुद वोट डालने जा रहा हूं, मैं वोट डालने जा रहा हूं। सुनील सर कैसे वोट डालेंगे बेटा? देखना, नॉर्मली आप वोट डालते हैं, आप मध्य प्रदेश में वोट डाले थे कमलनाथ सरकार के समय, तो आप कैसे वोट डालते? गए, एक बटन दबा दिया आपने और आप चले आए। आपको जिसको जिताना था आपने जिता दिया, चाहे बीजेपी का विधायक हो या कांग्रेस का। मगर यहां ऐसा नहीं होगा, यहां तीनों को वोट डालना पड़ेंगे। जो 3 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं कैसे डालेंगे? ऐसे डालेंगे बेटा, यहां पर कैसे डालेंगे? नंबर 1 पर हमको बी पसंद है। नंबर 1 पर कौन पसंद है? बी। तो हम बी को जिताना चाहते हैं तो नंबर 1 पर लिख दिया। मगर यदि बी नहीं जीता तो हमारी दूसरी पसंद भी हमको बताना पड़ेगी। यदि बी नहीं जीता तो हमारी दूसरी पसंद है 2, और यदि सी, और हम यदि सी भी नहीं जीता तो हमारी तीसरी पसंद क्या है? हमारी तीसरी पसंद है ए। इसका मतलब सुनील सर वोट डालने गए और किसी एक को वोट नहीं डाला, सर ने तीनों को ही वोट डाल दिया, बस नंबर दे दिया कि पहली पसंद 1 है, दूसरी पसंद 2 है और तीसरी पसंद 3 है। तो बेटा सुनील सर ने क्या किया? वोट डालने गए, 3 लोग राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े थे, तीनों को वोट डाल दिया। दूसरा कोई बंदा जाएगा वोट डालने, मान लो राजेश वोट डालने गए। राजेश एक सांसद है, तो राजेश वोट कैसे डालेंगे? राजेश की पहली पसंद ए है, राजेश की सेकंड पसंद सी है और राजेश की थर्ड पसंद बी है। तो बेटा जो भी वोट करने जाएंगे
वो चुनाव में जितने लोग खड़े हुए हैं, 3 लोग 2 लोग, सबको वोट डालना पड़ेगा। काय के आधार पर? अपनी पसंद के आधार पर। तो आप बोलेंगे इसी को बोलते हैं बेटा सिंगल ट्रांसफरेबल। अभी और आगे चलते हैं। अभी पहली लाइन में क्या देखेंगे कि चुनाव में खड़े हुए सभी उम्मीदवार, जितने लोग भी खड़े हैं 3 4, चुनाव में खड़े हुए सभी उम्मीदवारों को वोट देना पड़ता है। काय के आधार पर? अपनी प्राथमिकता या अपनी वरीयता या अपनी पसंद के आधार पर, प्रायोरिटी के आधार पर। तो ये आपने वोट दिया, सभी लोगों ने वोट दे दिया। अब भैया रिजल्ट कैसे आएगा इसको भी देखिए। मान लो ए के पास आया 45% और बी के पास आया 40% एंड सी के पास आया 15%। अब आपको दिख रहा होगा कि ए के पास 45% वोट आए हैं, बी के पास 40% आए हैं और सी के पास 15%। अब आपसे मैं ऊपर देखने को बोलता हूं, निर्धारित कोटा क्या बताया मैंने? 50% से ज्यादा। क्या किसी को 50% से ज्यादा मिले? नहीं मिले। इसका मतलब चुनाव कोई जीत ही नहीं पाया। ये बात सही है कि इस बार चुनाव कोई नहीं जीत पाया, क्योंकि सबसे टॉप पे जो बंदा आया है ए बंदा टॉप पे आया, उसके पास भी परसेंट कितना? ओनली 45। वो भी कम है। हमने पहले ही बता दिया 50% से अधिक होने पर राष्ट्रपति का चुनाव जीता जाएगा। अब दूसरी बात, अब करें क्या? अब देखो बेटा क्या होता है। अब ये जो सी वाला है आपको दिख रहा सबसे पीछे है, ये इसके जीतने की उम्मीद नहीं है। सबसे कम लोगों ने 15% लोगों ने इसको पसंद किया। तो अगले सेकेंड राउंड की काउंटिंग होगी। इसको बोलते हैं दूसरे चक्र की मतगणना, सेकेंड राउंड की काउंटिंग। एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन फैक्ट में आता है, भारत में जो राष्ट्रपति थे वीवी गिरी के टाइम सेकेंड राउंड की काउंटिंग हुई थी। यह बात याद रखेंगे। वीवी गिरी के समय दूसरे चक्र की मतगणना कराई गई थी। अब ये दूसरा चक्र क्या, ध्यान से देखेंगे। इसमें जिसके सबसे कम वोट आए हैं बेटा, सबसे कम परसेंट, उसको काउंटिंग से कर दो बाहर, कि सी अब इस बार काउंटिंग में नहीं रहेगा सेकंड राउंड में। तो अब मैं सेकंड राउंड निकालने जा रहा हूं। इसका सेकंड राउंड देखिए, सी को 15% मिले थे, उसको काउंटिंग से बाहर कर दिया, और सी के जो वोट हैं अब ए और बी में डिवाइड होंगे। कैसे डिवाइड होंगे, ध्यान देना मेरी बात पे। सी को कितने परसेंट लोगों ने? 15% लोगों ने पसंद किया था। अब क्या ये 15% लोगों ने सी को नंबर 1 पे पसंद किया होगा? सी उनकी पहली पसंद होगा, तभी तो ये 15% मिला इसको। मगर अब देखना यह है कि इन 15% लोगों ने अपनी दूसरी पसंद किसे बताया था। आपको हमने शुरू में बताया था कि आप पहली पसंद बताइए ए, यदि वो नहीं जीता तो आप अपनी दूसरी पसंद भी बताइए। बस वही कंडीशन आ गई कि सी नहीं जीत पाया। अब सी को 15% लोगों ने अपनी फर्स्ट पसंद बताया था, तो इन 15% ने अपनी दूसरी पसंद किसको बताया होगा? तो जरा ध्यान से देखेंगे। इनमें देखा गया कि 11% लोग ऐसे थे, 11% लोगों ने अपनी सेकंड पसंद बी को बताया था। वेरी गुड। और 4% लोगों ने अपनी दूसरी पसंद ए को बताया था। तो सेकंड पसंद वाले ट्रांसफर हो जाएंगे। ये 11 जाएगा इसके पास, तो ये पहुंचेगा 51 पे, और ये 4% जुड़ेगा यहां, तो ये पहुंचेगा 49 पे। तो अब आपने देख लिया कि बी वाले के पास से 51% और ए वाले के पास से 49%। तो कौन जीता बेटा? बी। इसको बोलते हैं सेकंड राउंड की काउंटिंग। और ध्यान रखेंगे इसमें ऐसा होता है, आपको मैंने इसलिए ऐसा दिया है कि जरूरी नहीं कि फर्स्ट राउंड में जो आगे था वही जीतेगा। फर्स्ट राउंड में कौन आगे था? 45A, मगर सेकंड राउंड में जीता कौन? 51। तो इसको पूरे को एक लाइन में मेंस में लिखना है 3 नंबर में। तो कैसे लिखेंगे? ऐसा सिस्टम जिसमें चुनाव में खड़े हुए प्रत्येक कैंडिडेट, चुनाव में खड़े हुए प्रत्येक उम्मीदवार को वरीयता या प्राथमिकता के आधार पर वोट दिए जाते हैं, एक। और यदि किसी को निर्धारित कोटा ना मिले तो दूसरे चक्र की काउंटिंग, सेकंड राउंड की काउंटिंग कराई जाती है, और जो सबसे कम वोट वाला है उसके वोट को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसीलिए इसका नाम पड़ गया सिंगल ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल मतलब ट्रांसफर करेंगे इनका वोट, जीत नहीं पाएंगे तो इसको बोलते हैं बेटा सिंगल
ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, ये पूरा था आर्टिकल 55। तो आर्टिकल 55 में देख लिया आपने, दो बातें मैंने बताई है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति। आनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में आपने दो फॉर्मूले लगाए थे, एक एमएलए का वोट वैल्यू निकालने के लिए और एक एमपी का वोट वैल्यू निकालने के लिए। और सिंगल ट्रांसफरेबल आप देख चुके हैं कि इसमें सभी लोगों को प्राथमिकता या वरीयता के आधार पर वोट देना होते हैं। ये आपका हो गया आर्टिकल 55 कंप्लीट। इस प्रकार आज हमने जितनी भी चर्चा की है वो हमने 4 आर्टिकल पे चर्चा की है बेटा। एक बार रिवाइज करेंगे। मैंने आपको 52 बता दिया, मैंने 53 बता दिया, 54 और 55। हमको देखना क्या है, हमको पूरा देखना है 52 से 62। मेरा अगला वीडियो जैसे ही आएगा, मेरी अगली क्लास, मैं आर्टिकल 56 से आगे बढ़ूंगा और अगली क्लास में 40 मिनट्स में मैं पूरा 62 तक चला जाऊंगा। प्रेसिडेंट का जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है ये सारा हम देख लेंगे। एक बार रिवाइज करेंगे। 52 में केवल इतना था कि राष्ट्रपति होगा, एक राष्ट्रपति का ऑफिस होगा। 53 इंपॉर्टेंट था, मैंने काफी कुछ समझाया कि 53 में राष्ट्रपति कार्यपालिका की सारी शक्तियां रखते हैं, बट वो कार्यपालिका के औपचारिक प्रमुख होते हैं और वास्तविक प्रमुख तो कौन होती है, मंत्री परिषद। आपको ये डायग्राम याद रखना है। ये रहा फॉर्मल हेड, ये रही रियल हेड, फॉर्मल हेड। और ये जो सिस्टम आप लेकर आए हैं इसी को आपने कहा है पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो कि आपने ब्रिटेन से लिया है। 54 में आप बोलेंगे इलेक्टोरल कॉलेज है, यानी निर्वाचक मंडल है। निर्वाचक मंडल यानी कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन में। तो एक लाइन में बोलेंगे लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा। 3 बॉडी आ रही बेटा, लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के लास्ट में जरूर बोलना केवल निर्वाचित सदस्य, केवल इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं आएंगे। और आपको 55 में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव मैंने समझाया, आनुपातिक प्रतिनिधित्व जिसमें 2 फॉर्मूले लगाए, एमएलए का फॉर्मूला और आपका एमपी का फॉर्मूला, दोनों का वोट वैल्यू, सांसद का और विधायक का। और दूसरा है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, जिसमें जितने कैंडिडेट खड़े हैं सबको वोट देना पड़ता है अपनी पसंद के आधार पर। इस प्रकार हमने देख लिया 52, 53, 54, 55। आप पेयर बना के याद रखेंगे कि 54 और 55 में इलेक्शन रिलेटेड है। तो इलेक्शन के 2 आर्टिकल 54 और 55। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे 56 से 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62। ये सारे आर्टिकल्स में अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।